तो हमारी अगली क्लास है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश। तुगलक वंश को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया आपका दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखे थे लोधी वंश को। लोधी वंश जो कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। उसके बारे में हम लोगों ने आगे वाली क्लास को देख लिया। यदि वह क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जितने आपके लोधी वंश से जो प्रश्न बन सकते थे, एक मिनट, हमने उतना जो है कि कवर कर दिया। उससे ज्यादा बाहर आपसे तो तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम लोग पहले ले रहे हैं किसको? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश में जो देखिए, हर वंश में एक जो है कि बड़ा शासक होता है जिसने अपने साम्राज्य का अधिक डेवलप किया हो, विकास किया हो। उसके समय में कुछ ऐसी नीति, आर्थिक स्थिति, सैन्य प्रशासन, तो उसने अधिक जो है कि विकसित किया होगा। तो उसके बेस पर हम लोग केवल जो बड़े सुल्तान होते हैं हम लोग केवल उसको ज्यादा उस पर फोकस कर दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग तुगलक वंश में, तुगलक वंश का जो शासन काल है 1320 से 1414 तक। पहले गुलाम वंश, ठीक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, हाँ, गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये जो है कि तीसरे नंबर पे जो है कि तुगलक वंश है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 1320 से 1414 ये शासन काल है किसका है? तो तुगलक वंशों का है। तुगलक वंशों का, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। शॉर्ट नाम में इसको जो है आप याद कर सकते हैं। चीजें जो है कि वही है, बस आपको एक बार इसको सुनना पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जीएसटी, एक जीएसटी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, लेकिन यह जो है कि जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुगलक वंश में पढ़ रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक था। इसकी उपाधि थी गाजी मलिक। गाजी मलिक की उपाधि जो है कि ये किसकी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की थी। एक अन्य उपाधि जो है कि मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी जो है कि एक गयासुद्दीन तुगलक की क्या है? उपाधि है। चलिए, इसको समझते चले गए तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसकी उपाधि थी, इसकी उपाधि थी गाजी मलिक की और मलिक उल गाजी। दो उपाधि है, मलिक मलिक उल गाजी और एक जो है कि मलिक गाजी। केवल देखिए ये मलिक गाजी है, इसमें मलिक है, इसमें मलिक है, बस केवल इसमें चेंज क्या हो गया है? तो उल लग गया है, उल लग गया है तो मलिक गाजी, मलिक उल गाजी। ये दोनों जो उपाधियां हैं गयासुद्दीन तुगलक की है, जिसे शॉर्ट नॉम में जीएसटी कहेंगे। इसका देखिए अभियान ये भी करता है। ये अभियान जो है कि हर सुल्तान जो है कि अभियान करता ही है, वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये साम्राज्यवादी विचारधारा है। साम्राज्यवादी विचारधारा है तो लोग जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये जो है कि अभियान किया जाता है। ठीक, तो इसने अभियान किया था तिरहुत विजय। ये अभियान कर जो है कि गयासुद्दीन तुगलक ये तिरहुत विजय करता है। ये मिथिला आपका बिहार में पड़ता है, मिथिला आपका जो है कि बिहार में पड़ता है। तो वहां से यह अभियान जो है कि कर लौट रहा था और इसकी मृत्यु होती है 1325 में। इसका रीजन क्या था कि जो तिरहुत अभियान से जब ये लौट रहा था
गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था तो इसने अभियान जाने से पहले इसको पता लगा कि जो आपका ये बर्नी, ठीक, बर्नी जो है कि एक जो है कि इन्हें कहा गया कि आप जो है कि जब मैं अपने इस अभियान से, तिरहुत अभियान से मैं वापस लौटूं तो बर्नी का एक कथन है, ये बर्निस जो है कि कहता है कि जब तक मैं अभियान से लौट कर आ रहा हूं तब तक आप जो है कि बर्निस से कहिए कि वह क्या आकर हाजिरी लगाए, कि जो कि दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं बर्नी। तो इनका जो है कि यही बोलते हैं कथन कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ऐसा इन्होंने एक श्राप दिया, इसको कह सकते हैं कि शराब जो है कि शराब को पीने वाला नहीं, ठीक है, ऐसा श्राप दिया गया कि इन्होंने बोला कि दिल्ली अभी दूर है। जब ये अभियान पे गए थे गयासुद्दीन तुगलक तो तिरहुत विजय करके लौट रहे थे, तो जो कि जौना खान जो कि एक लकड़ी का महल बनाया था, तो उस अभियान से लौट कर जो है कि उस अभियान से लौट कर उसी में जो है कि ये आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो उसी समय जो है कि वह महल गिरा धड़ाम से और मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यह जो है कि इनका एग्जाम में बहुत बार बनता है कि दिल्ली अभी दूर है, यह किसका कथन है, किसके लिए बोला गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। किसने बोला था, तो बर्नी, इतिहासकार है बर्नी, इनका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी। एक और इतिहासकार थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये लोग सूफी संत हैं। तो निजामुद्दीन औलिया, इनका एक कथन है कि जो गयासुद्दीन तुगलक का महल था, गयासुद्दीन तुगलक का जो महल था उसे ये कहते हैं कि कोई टकटकी लगा कर जो कि देख नहीं सकता। टकटकी का मतलब समझते हैं, चश्मा, कोई चश्मा लगा कर जो कि इतने बड़ी ऊंची महल को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पर जो है कि सूर्य की रोशनी सबसे अधिक थी, इसलिए कोई देख भी नहीं सकता था उसको चश्मा लगा कर, ठीक, देखता था तो उसकी आंखें चुनरा जाती। असल नहीं कहते हैं कि धुंधला हो गया, आंख खराब हो गई। इसलिए एक इतिहासकार थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा कि जो गयासुद्दीन तुगलक का महल था इतनी तेजी से वह चमकता था कि कोई टकटकी लगाकर भी देख नहीं सकता था। ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। तो ये हो गया आपका जो है कि हाँ गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे जिसमें सबसे बड़ा शासक था तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बचपन का नाम था जौना खां, बचपन का नाम जौना खां, जिसे लोग मूल नाम इसको सॉरी ये मूल नाम था आपका जौना खां, जिसका प्यार से नाम नहीं बुलाते थे अबुल मजहिद, अबुल मजहिद जो किसका नाम था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक का एक बचपन का नाम था। तो क्या नाम था, मूल नाम जो था जौना खां। इसका राज्याभिषेक होता है, ये राज्याभिषेक कहाँ कराता है, तो जो बलबन के द्वारा बनवाया गया था आपका लाल भवन, लाल भवन में जो है कि इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये मेरा भी मार्कर है कि किस मार्कर से लिख रहे हैं, तो रेड मार्कर से। ये आगे चलकर ब्लैक हो गया क्योंकि इसमें से रेड इंक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यह जो है कि लाल भवन में इसका राज्याभिषेक होता है। इसका जो शासन काल है 1325 टू 1351 तक। ये जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका राज्याभिषेक होता है लाल भवन में और बलबन द्वारा जो निर्मित था उसी में जो है कि ये करवाता है।
बलवान वही है जो लव और रक्त की नीति का पालन करता था। ठीक। इसके जो गुरु थे, जैसे आपके भी कोई टीचर होंगे जिनसे आप पढ़ते होंगे। ठीक। आपके भी गुरु है, मेरे भी गुरु है, इनके भी गुरु रहे होंगे जिनसे यह प्रशिक्षण लिया करते थे। समय समय पर क्या योजना बनानी चाहिए, कैसे पथ मार्गदर्शन करना चाहिए, तो इसको समझाने वाले थे। कौन थे? तो कुतलुग खान। कुतलुग खान ये क्या थे? तुगलक वंश के टीचर थे। किनके? मोहम्मद बिन तुगलक के। इनका पालन पोषण जो है कि सैनिक के भांति जो है कि हुआ है। सबसे ज्यादा जो है कि सैन्य अभियान करने वाला था तो MBK था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सैन्य की भांति जीवन व्यतीत करने वाला था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने एक नया विभाग बनवाया था। इसने एक नया विभाग बनवाया था। इसने एक नया विभाग बनवाया था, लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत में ये पहला सुल्तान था तो गयासुद्दीन तुगलक। इसने नहर का निर्माण करवाया। ठीक। इसने नहर का निर्माण करवाया था तो GST मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। यह बताएं कि नहर किस लिए यह नहर का निर्माण किस लिए करवा रहा है? भाई नहर का निर्माण करवा रहा है तो इसका कोई उद्देश्य होगा, ताकि प्रजा को इसका लाभ मिल सके। तो कृषि करने के लिए, कृषि, तो इसने जो कि कृषि इसने कृषि का जो कि कृषि की तरफ इसका आर्थिक स्थिति कृषि की तरफ इसका ज्यादा लगाव था, इसलिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। कहा कि जो नहर बनेगी, हाँ, तो उस नहर के माध्यम से जो है कि जहां पे पानी की सुविधा नहीं है, जल की सुविधा नहीं है कृषि करने के लिए, तो वहां तक जो है कि जल के नहर खुदाई जाएगी, उसके माध्यम से जो है कि वहां पे कृषि की जाएगी। यह जो है कि GST अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की नीति थी। इसने अकाल संहिता भी लागू किया था। भाई अकाल संहिता भी लागू करेगा, क्यों? कभी बाढ़ आ जाए, कृषि हो रही है, कभी बाढ़ ही आ जाए, जैसे वर्तमान समय में बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है तो फसल जो है कि नुकसान हो जाते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ज्यादा नदियों के किनारे जो है कि उपजाऊ मिट्टी होती है भाई, दोआब वाले क्षेत्रों में, दोआब वाले क्षेत्र में जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, तो वही जो है कि दोआब होता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो उपजाऊ होती है। तो भाई बाढ़ आ भी सकता है। ठीक। और बाढ़ आने का रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि सारे जो शहर है वह नदियों के किनारे बसते जा रहे हैं। नदियों के किनारे शहर जो है कि बसते जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं। तो इसका एक कारण यह भी है बाढ़ आने का। तो इसने अकाल संहिता लागू किया। कभी फसल नष्ट हो जाए, कभी फसल बर्बाद भी हो जाए, तो उतना जो है कि किसान कहाँ से टैक्स कर आपका चुकाएगा, भू राजस्व कैसे देगा? इसलिए जो है कि इसने नहर का निर्माण करवाया ताकि कृषि जो है कि नहर के माध्यम से हो सके। इसने 56 कोट भी एक महल बनवाया था और इसने मसाहत जो है कि भूमि पैमाइश करवाया। इसने मसाहत जो है कि क्या था, तो भूमि की पैमाइश करवाया, उसके हिसाब से जो है कि आपका कर लगेगा। ठीक। इसके हिसाब से जो है कि इसने मसाहत जो है कि भूमि पैमाइश से उसको इसने लागू करवाया। उसमें वही क्या रहेगा कि भूमि पर कितना टैक्स है, ये जमीन किसके नाम है, इसकी बटाई कैसे होगी, यही सब जो है कि उसमें क्या था ब्यौरा लिखा जाएगा आपका। ठीक। ये हो गया आपका मसाहत। इसने भूमि की पैमाइश करवाई और अकाल संहिता भी इसने लागू किया था, क्योंकि अकाल पड़ता है।
ठीक, अकाल भी पढ़ता है, लेकिन प्राचीन काल में एक पुस्तक है जो कि मेगास्थनी की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें उसने बताया है कि कभी अकाल पड़ा ही नहीं है, भारत में कभी अकाल पड़ा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है कि कभी अकाल न पड़ा हो। ठीक, अकाल न पड़ा हो, अकाल पड़ा था, मगध में अकाल पड़ा था, इसने अकाल संहिता को लागू किया था, क्योंकि मुसीबत जब अकाल पड़ेगा तो भैया राजस्व से आप जो कि प्रजा की रक्षा के लिए आप क्या देंगे, सहायता देंगे। ये जो है कि जीएसटी था, तो हम यहाँ पे देखिए भाई, इसने तो नहर का निर्माण करवाया था, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक होता है तब इसने एक विभाग बनवाया, दीवाने अमीर कोई, दीवान ए अमीर कोई, यह विभाग जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो नहरों के लिए व्यवस्था किया था आपका जीएसटी गियासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन दीवान ए अमीर कोई जो कृषि विभाग था, कृषि से संबंधित तो उस पर क्या किए जाएंगे विचार विमर्श, जो भी नियम कानून आपका बनेगा वह उसको दीवान ए आमिर को ही बनाएगा, उस पर लोगों की नियुक्ति भी हुई। और उसने जो है कि क्या दीवान ए आमिर को ये क्या था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। ये जो है कि प्रश्न में बना है बहुत बार कि दीवान ए अमीर को ही, यह विभाग का सृजन, विभाग का गठन किसने किया, तो गियासुद्दीन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब इसका देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका सूफी संत और हिंदू जो संत थे उनके साथ इनका जो है कि संपर्क कैसा था, व्यवहार कैसा था, बिहेवियर कैसा था, एमबीटी का। सूफी संतों के साथ इनका एक थे सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी दरगाह कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का बहराइच में, जहाँ पे इनके नाम पर भी मेला लगता है, सैयद सलार मसूद गाजी, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर यह जो है कि गया था, यात्रा किया, दर्शन वर्शन किया, उनकी दरगाह पे गया था, और कुछ वहां पे मरम्मत भी करवाए होंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो वहां पे इन्होंने गए और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर, एक जो है कि बहराइच में पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, बहराइच जिला है, वहां पे जो है कि ये पड़ता है, इनके नाम पर मेला भी लगता है वहां पर। ये भी प्रश्न में जो है कि यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और एक हिंदू संत थे जिनका नाम, ये हिंदू संतों के इसका जो कि व्यवहार क्या था, तो इसने सती प्रथा पर, जो सती प्रथा चल आ रही थी तो उस पर जो कि इसने रोकने का प्रयास किया था, रोकने का प्रयास किया था, पूर्ण रूप से नहीं। ठीक, इसने केवल प्रयास किया था कि यह सती प्रथा रुक जाए, लेकिन चलते चलते 1829 तक आई, जब पुनर्जागरण का उदय हुआ, राजा राम मोहन राय आते हैं, तब जाकर यहाँ पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से देखी 1829 में सती प्रथा खत्म हो जाती है, कानून बना और धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसने केवल रोकने का प्रयास किया था। माउंट आबू, जो जो ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, माउंट आबू आपका राजस्थान में, माउंट आबू जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, यहाँ पर जो कि इसने दर्शन किया, वो जैन धर्म का क्या तीर्थ स्थल, तो वहां पर भी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने गया था, और इसने होली भी खेला, और इसने गंगा जलपान भी किया था, रोज जो है कि गंगा जल मंगवाता था और पीता था इसका। ठीक, इसने इसने जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है कि दो विद्वान आते हैं, जो कि जिन प्रभासूरी और राजशेखर। जिन प्रभासूरी यह जो है कि जैन धर्म
के उपासक थे। यह जैन धर्म थे, सॉरी, यह जैन थे और यह बौद्ध थे। जिन प्रभावशाली और राजशेखर, इनका जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया था, आइए हमारे दरबार में, हमारे महल में पधारिए। प्रमुख जो है कि अभियान और उसके समय में जो विद्रोह हुए थे और उसके जो है कि स्थापत्य कला, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिससे हम लोग शॉर्ट नेम में कहते हैं कि जीएसटी। और अगला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या, तो इसके प्रमुख जो कि अभियान थे, इसमें भी सुधार क्या किया था अपने शासन के समय में, विद्रोह, और इसका जो कि प्रमुख अभियान। ठीक, इसका जो कि सबसे ज्यादा अभियान दक्षिण भारत में थे। भारत के सबसे ज्यादा इसने अभियान, जो विद्रोह हुए थे, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत से हुआ था इसका अभियान, इसका विद्रोह। इसमें देखिए आपके दक्षिण भारत में थे, बहमनी साम्राज्य था आपका। इसी के समय में विजयनगर आपका साम्राज्य स्थापित हो जाता है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो जाता है और बहमनी साम्राज्य भी। ठीक, तो यह जो है कि विजयनगर जो साम्राज्य स्थापित होता है, यह प्रश्न में बना है कि जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, इस समय जो है कि दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, तो इस समय जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था 1336 में। विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी स्थापना हरियर और गुप्ता, दो भाइयों ने मिलकर जो कि विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करते हैं। और अवध, अवध ये तो आप देखेंगे उत्तर भारत में था, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि जो अवध था, यहाँ से विद्रोह करने वाला था कोई, तो आइन उल मुल्क था। आइन उल मुल्क था, यह क्या था, सूबेदार था अवध का, अवध का सूबेदार था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह विद्रोह करता है, तो उस समय जो है कि इससे ज्यादा खुश होकर, प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना अनमोल रत्न घोषित कर दिया। ये जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध के किस सूबेदार को अपना अनमोल रत्न घोषित किया। ठीक, और देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान इसका जो कि अंतिम अभियान है। देवगिरी जो है दौलताबाद जो कि दिल्ली से अपनी राजधानी हो जाती है दौलताबाद। तो यह जो कि वही दौलताबाद है, वही देवगिरी है, जहां से यह जो कि अपने प्रशासन में जो अधिकारी थे उन्हें कहा गया था कि अपनी जनता को जो कि लेकर कहा गया। पहले तो राजधानी थी आपकी दिल्ली, सेंटर में दिल्ली था, तो दिल्ली से इसने कहा कि चलो हम राजधानी अब लेकर चलते हैं कहाँ पे, दौलताबाद, देवगिरी। और अपने पुत्र के नाम पर ही जो है कि खिजर खां जो कि इसका पुत्र था, इसी के नाम पर जो है कि दौलताबाद का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। पहले दौलताबाद था, बाद में खिजराबाद कर दिया। तो दौलताबाद यह अपनी राजधानी को ले जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, चलिए इसके दरबार में जो है कि एक विद्वान, एक कवि जो है कि रहते थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन इसके दरबार में एक कवि थे। बरनी जो है कि इनके दरबार में जो है कि 17 वर्षों तक रहा था। 17 वर्षों तक जो है कि बरनी इनके दरबार में रहता था। और इनकी जो पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये बरनी की पुस्तक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्थापत्य कला है, इसने श्रीनगर बसाया, श्रीनगर बसाया। और राय पिथौरा किला जो कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कि निर्मित
एक क्या था, एक भवन था या एक कह सकते किला था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो इसके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे 34, टोटल जो कि 34 विद्रोह हुए थे। और 7 तो अन्य में चला जाएगा, आपका उत्तर भारत में, आपका पूर्वी और पश्चिमी भारत में चला जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत से हुआ है। ठीक, सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत से हुआ है। और दक्षिण भारत में प्रथम विद्रोह हुआ था तो बाहुद्दीन गुरसास्प। बाहुद्दीन गुरसास्प जो है 1336 में इसने दक्षिण भारत में इसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। अंतिम करने वाला था कोई तो तगी था। तगी 1351 में करता है। 1351 में जो है कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की। ये हो गया आपका विद्रोह। अब इसमें देखिए प्रमुख ये अभियान करता है, इसने मंगोल अभियान किया था कि चलो हम लोग मंगोल पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। और प्रथम मंगोल और अंतिम मंगोल आक्रमणकारी कोई था इसके समय में, दिल्ली सल्तनत में प्रथम मंगोल और अंतिम मंगोल कोई आक्रमण करने वाला आया था तो तरमाशीन खान। तरमाशीन खान जो है कि यह प्रथम और अंतिम जो है कि मंगोल था जिसने आक्रमण इसके विरुद्ध में किया गया था। इसका खुरासान अभियान था, इसका नेतृत्व करने वाला था कोई तो मलिक खुसरो था। मलिक खुसरो जो कि इसको हरा देता है और जो कि एक कांगड़ा विजय जो कि कांगड़ा क्षेत्र को जीत लिया जाता है 1337 में खुरासान अभियान के दौरान। कराजान या कराची अभियान, दक्षिण भारत का विजय। देख रहे हैं ना, दक्षिण भारत में विजय सबसे ज्यादा 34 जो है कि इसमें विद्रोह हुआ था। कुछ विद्रोह को जीता, कुछ विद्रोह को नहीं जीता। इसने अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए इसने कहा कि भैया जीएसटी ने तो नहर बनवा दिया था, अभी ये क्या किए थे, नए विभाग जो है कि दीवार ए अमीर कोई विभाग जो है कि इसने स्थापित किया था, कृषि से संबंधित था। और इसका हम लोग देख रहे हैं कि ये द्वाब जो दो नदियों वाला बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक, उसे हम लोग द्वाब कहते हैं। वही जो है कि द्वाब होता है। उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है तो यहाँ पर कृषि जो भूमि थी वह अनाज अधिक उपजाऊ करते थे। तो यह सोचा कि इसमें जो है कि हम लोग टैक्स को वृद्धि कर दें, कर वृद्धि कर दें, वृद्धि कर दिया भाई। देखिए इसको जो ये 5 योजनाएं थी ये फेल हो गई थी, 5 योजना फेल हो गई थी। और राजधानी परिवर्तन, इसमें दिल्ली से राजधानी कहा कि चलो चलते अब दौलताबाद, फिर दौलताबाद से पुनः यह राजधानी दिल्ली लेकर आता है। ठीक, और एक सांकेतिक मुद्रा, यह जो कि मुद्रा ढालने की या जो सांकेतिक मुद्रा थी, इसने कहा कि भैया मुद्रा को ढाला जाएगा। और मुद्रा के जो ढालने की जो उपकरण थे वह आम जनता के पास भी चला गया। अब भाई आम जनता के पास जब चला गया तो सरकार की अब कौन सुनेगा भाई, राजा से अमीर भी जनता हो गई, तो जनता आपकी बात कहाँ सुनेगी। इसलिए जो है कि सांकेतिक मुद्रा फिर अपनी जनता से कहा कि भैया आप लोग जो सिक्के ढाले हैं वह जो है कि सिक्के लेकर आइए और उसके बदले में आप जो है कि चांदी का सिक्का ले जाइए। तो ऐसे जो है कि ये योजनाएं फेल हो गई। और खुरासान अभियान, कराची अभियान, खुरासान अभियान ये क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि रास्ता कठिन था, कई दिनों तक सेना जो कि इसी तरह पड़ी थी, खर्चा उसका दिया जा रहा था, पैसे उसकी व्यवस्था सब कुछ हो रही थी, लेकिन यह सेना जो कि अभियान करने गई ही नहीं। कराची अभियान, यह भी जो कि अभियान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। ये जो है कि सुधार प्रमुख अभियान, इसके समय में विद्रोह दक्षिण भारत और उत्तर भारत के। ये हो गया आपका गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बच जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो अब